लावण्य आदि जो है ये निरूढ़ लक्षण है, क्योंकि लावण्य जो है शक्ति से लवण भाव का बोध कराएगा और सौंदर्य विशेष का बोध कराएगा। कि नमक लवण भाव के जैसा जो हो, तो लवण सबसे सुंदर होता है क्योंकि उससे खाते कोई थकते नहीं है। मीठा आदि से थक जाएंगे लेकिन वो बराबर लवण लेते हैं। तो लवण में आकर्षकत्व जैसे है जैसे सौंदर्य में भी आकर्षकत्व होता है। अब ये यही लिखे कि धर्मस्य अयम अनुकूला इत्यादो मुख्यार्थस्य मूल फूलानुगतत्वादे। फूलानुगतत्व आदि जो मुख्यार्थ है उसके बाद होने से अनादि प्रयोग प्रवाह वशात माने रूढ़े अनादि प्रयोग वशात से एक वस्तु प्रवणत्वात्मना फूलानुगतादि रूप शक्यस्य सादृश्येन फूलानुगत गतादि रूप शक्य जो है उसका सादृश्य हुआ किस धर्म से, तो एक वस्तु प्रवणत्व। हाँ, एक देश एक वस्तु संबद्धत्व माने एक ही वस्तु से जो संबद्ध है उसको कहेंगे कि ये एक वस्तु प्रवण है, एक निष्ठ है जिसको कहिए। तो एक निष्ठत्व तो कहेंगे कि ये व्यक्ति धर्म के अनुकूल है, माने धर्म मात्र में ये निष्ठ है, धर्म मात्रे प्रवणा धर्म मात्रे संबद्धा। तो यही होगा प्रवणता। और फिर सादृश्य न संबंधे न अनुकूलादि शब्द अनुगुणादय लक्षित। अनुगुण तो अनुगुण शब्द जो है वो लक्षित हुआ, अनुगुण अर्थ लक्षित हुआ कि अयम अनुगुणा। हाँ तो अनुगुण आदि पदार्थ लक्षित होंगे। एवं नीलादि पदानाम लाघवात लाघव होने से गुणगत जाते हैं रेव शक्यतावच्छेदकतया। अब ये यहाँ ये कह रहे हैं मीमांसक वाला मत लेकर के कि गुणगत जाति स्वीकार करते हैं। जैसे शुक्ल नील है तो नील गुण जो है प्रत्येक में आश्रय के भेद से भिन्न भिन्न है। पटगत नील घटगत नील अलग है। तो नील पद की शक्ति नीलत्व में मानते हैं, नीलत्व जाति में, नील गुणगत जाति में। तो नील शब्द जो है वो अभिधा से तो अर्थ बतलाएगा नीलत्व जाति का और लक्षणा से बोध कराएगा कि गुण व्यक्ति का, निर्गुण व्यक्ति का और वो गुण वाला जो द्रव्य है वो द्रव्य का, दोनों का लक्षणा से बोध कराएगा। तो नीला घटा का मतलब हुआ कि नील शब्द का सत्यार्थ हो गया नील गुण में रहने वाला नीलत्व और नीलत्व का समवाय है नील गुण से और नील गुण का समवाय है घट से माने गुणी से। तो नीलत्व रूप मुख्यार्थ का नील गुण व्यक्ति के साथ जो संबंध हुआ वो तो समवाय संबंध हुआ वो हुआ समवाय संबंध। अब है फिर नील शब्द की प्रवृत्ति होगी नील गुण वाले गुणी नील गुणी घट में। तो वहां कौन संबंध होगा, तो शक्य हुआ नीलत्व हुआ और नीलत्व का समवाय संबंध हुआ गुण में माने गुण के साथ। तो नीलत्व का समवाय हो गया नील गुण में और नील गुण का समवाय हो गया ये द्रव्य में हो गया।
तो यहाँ हम कौन शब्द का प्रयोग करेंगे? क्या कहेंगे इसको? संबंध बनाना है ना। संबंध बनाना। अच्छा, लक्षणा को लेकर के आना है, मतलब कि हमको नील का द्रव्य में ले जाना। हाँ, हाँ, ये तो स्वास्थ्य, ये आश्रय को आश्रय यहाँ पर वृत्ति नियामक संबंध नहीं होता, आश्रय तो उसको परिभाषित करना पड़ेगा, ये तो हर जगह बन जाता है, तो उसको संबंध होना पड़ेगा। तो गुरु जी स्वसमवेत समवाय संबंध, नहीं स्वसमवेत समवाय बनेगा तो फिर गुण में समवेत होता है गुण। हाँ, तो स्व से कर ले लेंगे आप नीलत्व को। तो नीलत्व में समवेत तो नीलगुण नहीं है। नीलत्व जाति जो है, तो नीलत्व जाति तो नीलगुण में समवेत नहीं है। स्वसमवायी तत्व संबंध गुरुजी। स्वसमवायी समवायित्व संबंध। हाँ, स्वसमवायित्व संबंध, स्वसमवायी समवायित्व संबंध से ये हो जाएगा। तो नीलत्व समवायी हो गया नील गुण, तत्समवायित्व रहेगा द्रव्य गुणी में। स्वसमवायी समवायित्व संबंध, तो यही हुआ। क्योंकि स्व नीलत्व का समवाय है नील गुण में जी, तो उसका समवायी हो गया नील गुण, और नील गुण का समवाय है उसमें घट, तो उसका वो हो गया जी। तो वो कहे ये अर्थापत्ति नहीं मानते हैं क्या? ऐसा मैं अर्थापत्ति मानेंगे, लेकिन अर्थापत्ति जो है वो शब्द प्रमाण नहीं, शब्द प्रमाण से भिन्न नहीं है। तो फिर शब्द में भास कैसे होगा? हाँ, लक्षणा को ही ले जाएंगे वहाँ। शब्द या फंक्शन शब्द नहीं तो नील शब्दस्य गुणिनी का लक्षण तस्व समवायी समवायित्व। जैसे बोलिए घटमान है बोलते हैं, मीमांसक जो है घट की शक्ति घटकता मानता है। हाँ, आश्रय का आक्षेप करता है तो घट विशिष्ट का आनयन करते हैं। हाँ, तो गुरुजी वो आप मुझे उसको फिर प्रतीति कैसे हो रही है? नहीं, ये वो मत में व्यक्ति मात्र का अर्थापत्ति बोध्यता होने पर भी प्रवेश मानते हैं शब्द को, उनका वो अपवाद है। क्योंकि केवल घटत्व की उपलब्धि व्यक्ति को छोड़कर कहीं नहीं हो सकती। घटत्व की उपलब्धि व्यक्ति के बिना हो ही नहीं सकती, तो तावन मात्र जो है अर्थापत्ति वेद्यता होने पर भी उसका व्यक्ति का बोध में प्रवेश मानते हैं। यहाँ पर भी ऐसा वही कर ले। इसमें नीलत्व जो जाति है वो नील व्यक्ति के अतिरिक्त रह नहीं सकता। नीलत्व जो जाति है हाँ, उसका मुझे हम अर्थापत्ति प्रमाण से मुझे हम बोध कर ले। किसका? नीलत्व का जो हम नील व्यक्ति में जो हम बोध कर ला रहे हैं, अर्थापत्ति प्रमाण। तो ये जो है इसको निरूढ़ा लक्षणा ये कह रहे हैं आप। उसको निरूढ़ा लक्षणा भी एक प्रकार शक्ति का ही भेद है, शक्ति के ही जैसे वो ये माना जाता है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति का बोध वो जो आक्षेप से मानते हैं, तो आक्षेप से मीमांसक तो नहीं मानते हैं लगता, अर्थापत्ति नहीं, मीमांसक तो मुझे लक्षणा ही करते हैं, लक्षणा ही करते हैं। मीमांसक लक्षणा करते हैं, लक्षणा ही करते। द्वितीय उल्लास में आया है। जात्या व्यक्ति आक्षेप्यते, लक्षणा करते हैं। जात्या व्यक्ति आक्षेप्यते को वहाँ पे अलग अर्थ किया, लेकिन लक्षणया बोध्यते वहाँ मीमांसकों के मत में सब जगह दो मत है गुरुजी, लेकिन उसमें प्रभाव में भी गुरुजी आया है। नहीं, कहीं मुझे लक्षणा भी दिखाया है गुरुजी और आक्षेप भी दिखाया है। हाँ, वो भले दिखावे, लेकिन वो मीमांसकों का सिद्धांत है लक्षणा की, क्योंकि शब्द बोध में उनका प्रवेश होगा नहीं, ये होगा। लेकिन मम्मट आदि ने कहा कि जब अर्थापत्ति से वो बोध्य हो गया व्यक्ति, तो शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति उसमें नहीं होगी। तो आक्षेप वाला जो बात है, तो मम्मट ने कह दिया, तो बाद वाले मीमांसक व्याख्याकार भी उसको मानने लगे, ये करने लगे। तो भी लक्षणा के लक्षणा हाँ, लक्षणा ही होगी।
तो ये मीमांसक मत में नहीं कह रहे हैं कि नील गुण की शक्ति नीलत्व में तो मीमांसक ही मानेगा, तो उसके मत में ये लक्षणा ही हो जाती है। स्वसंवेद का अर्थ क्या करेंगे? नीलत्व जाति समवेत नहीं, नीलत्व जाति है ना, उसमें गुण समवेत है। अच्छा ठीक है, वो हमको ऊपर से नीचे कपाल में समवेत होता है। गुरुजी यहाँ पर गुरुजी नब्द का शक्यार्थ नीलत्व क्यों मान रहे हैं गुरुजी? नील गुण क्यों नहीं? आवाज कट हो रही है, एक और बार पूछना। क्या है? हाँ गुरुजी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर नील शब्द का शक्यार्थ नीलत्व क्यों मान रहे हैं गुरुजी? नील गुण को ही क्यों नहीं मान रहे हैं? अब मीमांसक नहीं मानते हैं ना, जातुरेव संकेत है, ये माया ना जाति रे बाबा। हाँ वो तो है गुरुजी, पर साहित्य अलंकारिकों के मत में क्या मानेंगे गुरुजी? अलंकारिकों के मत में नील गुण मानेंगे। गुण। तो फिर गुरुजी स्वसमवायित्व जाएगा, फिर तो स्व समवायित्व की जगह है। इनके मत में चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति मानेंगे तो नील का शक्यार्थ हो जाएगा नील गुण। तब तो फिर हाँ, और नील गुण का मतलब व्यक्ति के साथ समवाय है, तो समवाय संबंध ही लक्षणा होगी। इस मत में समवाय संबंध ही लक्षणा है। ये तो मीमांसकों का मत को लेकर के विचार किया जा रहा है। हाँ ठीक जी। तो नीलादि पदानाम लाघवात गुणगत जाते ही एवं सत्यता गुण द्रव्ययोः इत्यादौ सामानाधिकरण्येन अन्वयस्य अनुपत्तेः। मतलब कि नीलो घटा में तो सामानाधिकरण्य से अन्वय नहीं होगा, क्योंकि नील केवल नीलत्व का बोध कराएगा और घट जो है सो घड़े का बोध कराएगा, तो दोनों में समानाधिकरण्य तो नहीं, एक धर्मी बोधकत्व नहीं हुआ। तो ये नीलत्व का आश्रय गुण हो गया, घटत्व का आश्रय घट हो गया। और केवल नीलत्व ही लेंगे तो नीलत्वा भिन्न घट तो नहीं बोध होता नहीं है ना। और फिर नील गुणा भिन्न घट ये भी बोध नहीं होगा, तो लक्षणा ही करनी जी। तो नीलत्व समवायी घटा यही करना, समवाय समवाय या भिन्न घटा, समवाय भिन्न अभेदान्वय। समवायात्मना गुण रूप शक्यस्य संबंधेन नीलादि शब्द गुणिनो लक्षण। नीलादि शब्द से गुण समवाय से बने गुण वो लक्षित होंगे, गुणी लक्षित होंगे। गुण को ही सत्य मान रहे हैं, ये जाति को सत्यता मान रहे हैं। किसका? यहाँ पर इस प्रकरण में, हाँ इस प्रकरण में जी ये हुआ। लेकिन गुणगत जाति को ही यदि शक्य मानेंगे मीमांसकों के मत में, जी तब लक्षणा का स्वरूप होगा स्वसमवायी। समवायात्मना संबंधेन हाँ गुण रूप शक्यस्य नीलादि शब्दैः गुणिनो लक्ष्यन्ते। हाँ यही माने गुणगत जाति जो है, जब माने चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति के सिद्धांत में तो गुणगत जाति ही लक्ष्य है, गुणगत जाति ही सत्य, जाति नहीं, गुण ही सत्य। लेकिन जब मीमांसक तो नील गुण हो गया सत्य, नील गुण हो गया सत्य, तो सत्यतावच्छेदक हो गई नीलत्व जाति, सत्यतावच्छेदक हो जाएगी नीलत्व जाति। चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति जब मान रहे हैं तब तो अपन नीलत्व जाति ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसको? नीलत्व को, नील गुण ही स्वीकार करते नहीं, तो वहां पर तो उसकी गुण रूप सत्यता है ना नील पद की। हाँ, तो वहां सत्यतावच्छेदक क्या कहेंगे, जाति थोड़ी कहेंगे। किसको? नील गुण को हाँ जब शक्य मान रहे गुरु जी, हाँ चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति जब बोल रहे तब नीलत्व नाम की जाति ही नहीं मान रहे। हाँ, नीलत्व एक उपाधि होगी, उपाधि मान लेंगे, क्योंकि
जाति जो है मानते हैं व्यक्ति भेद होने पर, तो वो कहा कि सब जगह गुण एक ही है, केवल आश्रय के भेद से भेद की प्रतीति का भ्रम होता है। तो आश्रय तो भेद की प्रतीति भ्रमात्मक है, तो व्यक्ति भेद है ही नहीं, तो उसमें नीलत्व को जाति तो नहीं मान पाएंगे। तो सत्यतावच्छेदक नीलत्व जो होगा सो एक अखंड उपाधि होगा। हाँ हाँ, आकाशत्व है, जैसे उपाधि रूप होगा। हाँ, तो यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ गुणगत जाते हैं एवं सत्यतावच्छेदकतया ये कह रहे हैं। तो ये आधा ले रहे हैं मीमांसक वाला और आधा ले रहे हैं वो वाला, माने गुण ही शक्य है। तो गुण को शक्य यदि मानेंगे तो गुणगत जाति जो है वो शक्यतावच्छेदक नहीं होगी, क्योंकि गुणत्व जो है जाति ही, माने नीलत्व जो है सो तो जाति ही नहीं, वो उपाधि है। तो ये मीमांसक के मत के लेकर के कि नील गुण व्यक्तियों का भेद करने पर, नैया की मत में भी तो होता है ना, क्या गुणत्व जाति किसका, नैया की मत में तो होती है गुणत्व जाति। हाँ की मत से मान लीजिए। हाँ 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 हाँ, तो नैयायिक मत से मान लीजिए, लेकिन ये नीलत्व जो है सो वो जाति है, तो नील व्यक्ति में भेद वो मानते हैं। नील, हाँ, तभी जाति होगी। हाँ, नील व्यक्ति में भेद और भेद की प्रतीति को वो प्रामाणिक मानते हैं। तो प्रामाणिक मानने के चलते ये हो जाए जाति हो जाएगी। नहीं मानेंगे तो दूसरी जाति विशिष्ट शक्तिवाद हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। किसका, न्यायिक की मत से मानेंगे तो हाँ हाँ, तो ठीक है, तो सत्यतावच्छेदक नीलत्व हुआ ना, नील तो सत्य हुआ ना। सीधा गुरुजी नीलत्व विशिष्ट ही शक्य नहीं होगा क्या, नहीं, नील शक्य हुआ। हाँ हाँ पदार्थ होगा और जाति में, हाँ हाँ, वो प्राचीन के मत, प्राचीन नैयायिक के मत में वो जाति, आकृति, व्यक्ति सब तीनों पदार्थ जी। हाँ हाँ हाँ। तो पदार्थता यदि जाति की आप मानेंगे तो पदार्थ देशता मतलब मानी जाती है वहां पर। पदार्थ हुआ मतलब जो है सो घट पदार्थ हुआ, और घटत्व हुआ सत्यताव छेदक हुआ, मतलब ये। तो वो पदार्थ जो है सो शक्य हुआ, और शक्य का वो एक देश मानते हैं घटत्व को, तभी तो नित्यो घट है ये प्रयोग नहीं होता है पदार्थ के एक देश में एक देश में अन्वय नहीं होता है। इसका मतलब पदार्थता जो है तो केवल जाति की नहीं है, वहां पदार्थता नहीं है। तो जाति को पदार्थ नहीं मानेंगे, क्योंकि घटत्व जो हुआ तो शक्ति जो हुई तो व्यक्ति में वो मान रहे हैं ना कि तदवान अपोहो वा शब्दार्थ है, तो तदवान में, और जो ये उसका घटत्व आदि जो जातियां हैं उसको उपलक्षण भी मानते हैं बहुत लोग, क्योंकि शक्ति ग्रह में वो विषय होते हैं। हाँ, शक्ति ग्रह के विषय होंगे, लेकिन शाब्द बोध में के विषय कुछ नहीं होते हैं, जैसे उपलक्षण जो होता है। माने व्यक्ति में शक्ति मानने में यही दिक्कत आएगी कि शक्ति ग्रह के समय सभी व्यक्ति उपस्थित वहां पर नहीं, तो घटत्व रूप सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति से सारे घटों की हम उपस्थिति मानते हैं। तो सब में हम उपस्थिति मान लेते हैं उसमें। तो बाद में शक्ति ग्रह के विषय सभी हो जाते हैं व्यक्ति,
यदि व्यक्ति हो जाते हैं तो वो जो व्यभिचार दोष आ रहा था वो व्यभिचार दोष नहीं होता है। लेकिन पदार्थता जो है तो व्यक्ति में ही न मानेंगे, बिल्कुल पदार्थ है व्यक्ति और वो पदार्थ का एक देश। ठीक है। पदार्थ पूरा घटक तो विशिष्ट घटक व्यक्ति हुआ। हाँ और व्यक्ति है उसका एक देश हुआ। तो वही एक मान लीजिए कि मतलब ये न्याय के अनुसार ये कह रहे हैं जी 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 कि शक्यता व छेदक हुआ, सत्य हुआ गुण। हाँ और उस गुणगत समवाय से जो लक्षणा है उससे लक्षित होते हैं गुणी। हाँ उससे लक्षित होते हैं गुणी जी। हाँ तो जाति पक्ष उन्हीं के पक्ष में लगेगा जी। गुणगत जाति कहेंगे तो उसी पक्ष में। जी। अब ये वही कहे कि तत्र आद्य वर्गे बने रूढ़ी वाला वर्ग में सादृश्य संबंध से। हाँ तत्र माने यहाँ रूढ़ी में हुआ। रूढ़ी लक्षणा में जो दो उदाहरण दिए ना, जो अनुकूल प्रतिकूल इत्यादि और नीलो घटा, अनुकूल प्रतिकूल और नीलो घटा, तो ये दो उदाहरण दिए। तो आद्य वर्ग जो अनुकूल प्रतिकूल है उसमें सादृश्य संबंध से, और द्वितीय वर्ग में तदितर संबंध से हुआ, लक्षणा की प्रवृत्ति हुई माने समवाय संबंध से हुई। तो इसलिए निरूढ़ायाम अपनी गौणित्व शुद्धत्वाभ्याम द्वैविध्यम आमनन्ति। निरूढ़ा लक्षणा में भी गौणी और शुद्धा ये दोनों लक्षणाएं यहाँ पर ये होंगी। जी भेद में षष्ठी होती है ना, षष्ठी भेद में होती है, तब संबंध भी है यदि लक्षणा, क्या लक्षणा यदि संबंध रूप है ना, सबके संबंध हो लक्षणा। हाँ तब यहाँ पर ऐसा बोलना चाहिए सादृश्य संबंध आख्या आद्य वर्गे, सादृश्य संबंध आख्या द्वितीय वर्गे, समवाय संबंध आख्या लक्षणा भवति। लक्षणायाः संबंधः यहाँ पे ये लग रहा है कि ये भी उसी मत को मान के चल रहे हैं कि अत्र लक्षणायाः हेतु अयम संबंधः। न वो मानेंगे नहीं, अभेदार्थक तृतीया मानेंगे। नहीं तो कोई तृतीया नहीं है ना, षष्ठी है। कहाँ पर संबंध में? अच्छा हाँ सादृश्य संबंधे न लक्षणाया, माने सादृश्य संबंधा भिन्नाया लक्षणाया। हाँ वही तो ऐसे अर्थ मानना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ धान्य न धनवान, तो धान्या भिन्न धनवान, तो भेदार्थक तृतीया मानेंगे तभी होगा। हाँ नहीं तो वही जो इन्होंने हाँ नहीं तो पहले वाला विरोध हो जाएगा ना। संबंध को लक्षणा। हाँ तो ये इसमें ऐसा यही होगा। अब चलिए सारोपा का मतलब है आरोपेन संहिता। तो आरोप क्या पदार्थ है? तो कहते हैं विषय विषयिनोः पृथक निर्दिष्टयोः विषय विषयिनोः अभेदः आरोपा। पृथक निर्दिष्ट जो विषय और विषयी, तो विषय हो गया आरोप का आश्रय। जैसे मुख पर आरोप करेंगे हम चंद्रादि का, चंद्रत्वादि का, तो विषय और विषयी हुआ जिसका आरोप करेंगे, आरोप्यमान। हाँ उपमान नहीं, आरोप विषय उपमेय। हाँ विषयी बोला है क्या? विषयी उपमान होगा। हाँ तो उपमान भी नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ कार्य कारण भाव होता है, हाँ, तो वहाँ उपमान रूप में भाव नहीं होता है। जैसे ये घृत पर आयु का आरोप हो जाता है कि आयुर्घृतम, तो आयु घृ का उपमान उपमेय भाव नहीं। तो विषय का सीधे अर्थ रखेंगे आरोप का आश्रय। आरोप्यमान ना वो विषय के लिए बोलते हैं। हाँ विषयी हो गया आरोप, और वो दोनों पृथक निर्दिष्ट माने शब्दतः कथित हो कि मुखम चंद्र, तो पृथक है विषय, हाँ विषयी।
तो विषय विषयिनो पृथक निर्दिष्टयो अभेदा आरोपा और अपृथक निर्दिष्टे विषय विषय भेद अध्यवसानम कि विषय जहां पृथक रूप से निर्दिष्ट न हो। तो पृथक रूप से अनिर्दिष्ट विषय पर विषयी के अभेद का आरोप, अभेद जो हुआ वो अध्यवसान का कि सामने देख रहे हैं कि मुख किसी का है और सीधे कह रहे हैं कि चंद्रा चंद्रा प्रासाद शिखरे चंद्रा तो प्रकोष्ठे चंद्रा। तो यहाँ प्रकोष्ठे चंद्रा जो है वो मुख को निर्देश करके किया जा रहा है। तो मुख जो विषय है वो शब्द से कथित जी, लेकिन विषयी का अभेद वहां बताया जा रहा है। तत्र आद्येन सहिता आरोपेन सहिता सारोपा द्वितीयेन तु साध्यवसान अध्यवसानेन सहिता अध्यवसान बता दिया ना, अध्यवसान को परिभाषा दे दिया ना कि अपृथक निर्दिष्ट विषय पर विषय का अभेद, माने आरोप का भी अर्थ अभेद ही है और अध्यवसान का थोड़ा अर्थ यहाँ भी आरोप ही होता है, लेकिन यहाँ विषय जो है वो निर्दिष्ट नहीं होता। अध्यवसान साध्य करते हैं ना, अवसान है। हाँ उसमें अवसान हो गया है। अध्यवसान का अर्थ रखिए निश्चय एक प्रकार होता है, अधि अव शोंत कर्मणि, तो अध्यवसाय जैसे बनाते हैं अवसाय, तो अवसाय का अर्थ होता है निश्चय निश्चय। तो योगार्थ इसका अध्यवसान का अर्थ होगा कि तद रूपेण निश्चय, माने मुख को चंद्रत्व ने आप निश्चय कर रहे हैं वहां पर कि मुख चंद्र है। विषय निगरणेन अभेद प्रतीतिः। ना ना ये अधि और से सीधे लुट कर दी अध्यवसान। अब उदाहरण दे दिए मुखम चंद्र इत्यादि गौण्यासारूपाया कि ये जो है दोनों निर्दिष्ट है, तो पृथक निर्दिष्टे मुखे चंद्रस्य अभेदः गौण्यासारू माने अभेदः आरोपः और पुरेस्मिन् सौध शिखरे चंद्रराजी विराजते कि सौध के शिखर जो है ये हाँ इस नगर में सौध के बहनों के शिखर पर चंद्रमा की पंक्ति सुशोभित हो रही है, तो चंद्रराजी विराजते इत्यादि। हाँ सौध मने भवन, सुधा कहते हैं चूने को, तो सुधया लिप्तः सफेद भवन। हाँ तो इति साध्यवसान आया। हाँ देते हैं हाँ हाँ तो वहाँ होता है कि ईदम शब्द दे दिया तो ये तो विषय का निर्देश कर दिया। हाँ 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 तो वही वर्ग उसकी व्याख्या थोड़ा कठिन है। ईदम शब्द वहाँ आयु का विशेषण। अच्छा 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 आयु इदम शब्द से पूर्ववर्तित्व लेंगे हम अर्थ आयुष की पूर्ववर्ती आयु है। हाँ प्रत्यक्ष आयु है। यहाँ पर इदम विषय का निर्देश। हाँ नहीं तो नहीं बनेगा, तब साध्यवसान नहीं होगी। सारोपा ये तो क्या है विश्वनाथ। अब ये कहते हैं मुखम चंद्र में शाब्द बोध क्या होगा। तो वो होता है ना कि दो नामार्थों का अभेद संबंध होता है, अभेदा। तो यहाँ दो नामार्थ हैं मुख चंद्र, तो बोध तो होगा चंद्राभिन्नम मुखम, लेकिन ये बोध बाधित है। ये चंद्रमा का मुख में चंद्राभिन्नम मुखम,
इस वाक्य से तो यही बोध होगा प्रथम श्रुति में। मुखावर्ण चक्र नहीं हुआ इसमें। ना ना नहीं, प्रकृत क्या है? यहाँ मुख है विशेष, मुख विशेष से हाँ, और चंद्र है विशेष। प्रकृति अब यदि चंद्रे को मुख कहना हो तब वो दूसरी बात, वो विवक्षा से व्यत्यास भी हो जाएगा, पिछले जी विधान होगा। विवक्षा। तो यहाँ विवक्षा है कि चंद्रा भिन्नम मुख, ये चंद्रा भिन्नम मुखम, तो ये बोध तो बाधित है, ये बाधित हो गया जी। तो चंद्र शब्द से ये लक्षणा से चंद्र सदृश अर्थ की तो चंद्र सदृशा। अब चंद्र सदृश जो हो गया नामार्थ चंद्र शब्द का, चंद्र रूप नाम का अर्थ जो चंद्र सदृश हुआ उसका अभेदान्वय कर देंगे मुख के साथ। तो चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम, ये लाक्षणिक बोध जी। चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम, रूपक स्थल में बोलिए सादृश्य में। हाँ 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 हाँ, लक्षणा तो कल होती है ना वहाँ पर भी। लक्षणा तो सदृश नहीं कि सादृश्य घटित ही हाँ हाँ नहीं प्रयोग बस यही है क्योंकि अलंकार बांटे हैं तो सादृश्य मूलक अलंकार बेहतर रूपक होता है। रूपक स्मरण भ्रांतिमान ये सब सादृश्य कहीं कहीं रहे। मुखम चंद्र में रूपक होता है, वाणी होगा, समस्त पद है तो अलग बात है। अंतर होगा वो आगे बता रहे हैं। हाँ आगे बता रहे हैं, वहाँ वो पद से सादृश्य उपस्थित और यहाँ सादृश्य अर्थ जो है सो उपस्थित नहीं है, सदृश्य अर्थ उपस्थित। सादृश्यवान जीव की शक्ति है सादृश्य में, और यहाँ पर सादृश्य विशिष्ट की उपस्थिति। सादृश्य विशिष्ट की। तो एक है अत्र आद्यायाम मने गौण्याम विषयी प्रतिपादक चंद्रादि शब्द, विषयी के प्रतिपादक चंद्रादि शब्दों से लक्षणया उपस्थितानाम चंद्रादि सदृशानाम, चंद्रादि शब्द अर्थों का सदृश अर्थों का अभेदेन संसर्गे, अभेद संसर्ग मुखादि भी अन्वय, मुख आदि के साथ। तो मुख आदि की उपस्थिति क्या है, वो मुख शब्द से, तो मुख शब्देन उपस्थापित मुखत्व विशिष्ट, मुखादि अर्थ ही सह, हाँ मुखत्व आदि से विशिष्ट मुखादि अर्थ के साथ अभेदान्वय होगा। यही हुआ। अब एक प्रश्न ये हुआ कि जैसे शक्ति ये अभिधा आप मानते हैं धर्म में कि घट की शक्ति आप मानते हैं घटत्व जात, तो इसे लक्षणा भी धर्म में ही मानिए, धर्मी में मत मानिए। तो यहाँ चंद्र शब्द लक्षणा से यहाँ पर सादृश्य अर्थ ही क्यों नहीं बतावे, सादृश्य रूप जो धर्म है, सादृश्य रूप जो धर्म है, तो सादृश्य रूप धर्म में ही लक्षणा हम क्यों न माने। जैसे कि धर्म में ही अभिधा मानते हैं, धर्म विषयक अभिधा को कहते हैं, तो धर्म विषयक ये हो। तो कहते हैं कि ऐसा करने पर क्या होगा, तो चंद्र सादृश्यम ये उपस्थित होगा, फिर भी सादृश्य रूप धर्म का मुख के साथ अभेदान्वय नहीं हो पाएगा, तो मुख्यार्थ बाद ज्यों का त्यों ही बदल जाए। इसलिए यहाँ धर्मी में लक्षणा मानी जाती है, केवल धर्म में माने सादृश्यवान, सादृश्यवान में करेंगे तो फिर इष्टबोध नहीं होगा। हाँ इष्टबोध नहीं होगा, सादृश्यवान में करेंगे, सादृश्य में नहीं कर सकते हैं। सादृश्यवान में वो भी आता है ना मुख, तो इसलिए तो अभिधान में बोलते हैं चंद्रमा के सादृश्य से अभिन्न मुख नहीं, चंद्रमा के सादृश्य वाले जो पदार्थ हैं उनसे अभिन्न, उनमें मुख भी एक पदार्थ है, उनमें मुख भी ये कह रहे हैं कि चंद्र सादृश्य में ही करें और आश्रय संबंध से जो है उसका हम कर दें, आश्रयता संबंध से, स्वरूप संबंध से बोलो ना ठीक है।
तो हो जाएगा चंद्र सादृश सेवक मुखम न और तो इस नियम का विरोध होगा कि आपका नामार्थ हो गया चंद्र सादृश्य, तो नामार्थ का अन्वय होता है अभेद। अब आप भेद संबंध से अन्वय कर रहे हैं, पूर्व संबंध से अन्वय कर रहे हैं आप। निपातातिरिक्तयोः नामार्थयोः। हाँ हाँ, तो निपातातिरिक्त का ही होगा, माने निपात का तो भेद संबंध से हो जाए, हो सकता है, लेकिन इनका नहीं। नामार्थों का नहीं है। इसका आवश्यक है, कुछ आवश्यक है। हाँ तो मैं तो कुछ आवश्यक नहीं, हम तो मशीन में करते हैं ना सर। हाँ। तो सादृश्य रूप धर्म लक्षणायाम तो तेन सह मुखादि नाम अन्वय न स्यात्। नामार्थयो यभेदातिरिक्त संसर्गेण विशेष विशेषण भावस्य यही उत्तर आ गया। यही उत्तर है। नामार्थ गुरु जी किसी प्रतिपदिकार्थ, चंद्र प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ हो गया। नामार्थ तो लक्ष्यार्थ भी होगा, मुख्यार्थ नहीं होगा। लक्ष्यार्थ तभी ना नामार्थ का भेद संबंध से अन्वय हुआ। तो गुरु जी फिर प्रातिपदिकार्थ नहीं बोल सकते सब किसको? क्योंकि नियतोपस्थिति तो नहीं होगा, फिर जब लक्ष्य। अरे वो नियतोपस्थिति वो दूसरा है, उनका खींचा हुआ, उनको प्राचीन लोग वो तो खंडित हो गया, वो तो खंडित हो गया, वो तो ठीक है। नाम माने पद भी होता है जी। निरुक्त में नामाख्यातोपसर्ग निपाता पद भी है। और यदि भैया सत्य प्रधानानि नामानि, सत्य प्रधानानि नामानि ये लक्षण है निरुक्त में। चलो तो कितना हो गया टाइम क्या? 2 बज गए हैं। तो अब आप प्रश्न कीजिए भी। जब वही बात ये जो कह रहे हैं कि रूपक का उपमा से भेद क्या हो, हाँ, कि यहाँ भी तो चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम हुआ बोध, और जब कोई कहेगा चंद्र सदृशम मुखम, तो चंद्र सदृशम मुखम होगा तो वहां पर भी चंद्र सदृशा भिन्नम मुखम, हाँ बोध वहां होगा ये या चंद्र मुखम चंद्र इव, तो वहां बोध क्या होगा? तो ये हाँ हाँ, तो यही एक है कि ननु एवं सती बोधा वैलक्षण्यात्, बोध के अवैलक्षण्य होने से चंद्र सदृशम मुखम इति उपमातः, उपमाना छाप दिया है लेकिन है उपमातो, चंद्र इति मुखम चंद्र इति रूपकस्य कथम भेदः, ये कैसे भेद होगा? तो अब इस पूर्व पक्ष के अंदर ही एक पूर्व पक्ष आ रहा है जो उसको समाधान दे रहा है, वो एक देशी समाधान कि कहेगा कि सदृश में विशेषण कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा उपमान होगा ना, चंद्र सदृशम, तो सदृश पदार्थ में विशेषण होगा चंद्रमा, चंद्रमा होगा स्वनिरूपित सादृश्यवान होगा, निरूपित संबंध से होगा, हाँ निरूपित तत्व संबंध से होगा, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे करके चंद्र निरूपित सादृश्यवान, तो ये होता है कि चंद्र सदृशम मुखम जब हम कहते हैं तो सदृश पद से उपस्थित होता है सदृश पदार्थ, तो वो पदार्थ हो गया, उस पदार्थ के प्रति चंद्रमा विशेषण होता है।
माने स्वनिरूपिताश्रयत्व संबंध से। हाँ सही है, तो सादृश्य होगा स्वनिरूपित। कि चंद्र से निरूपित सादृश्य हुआ और सादृश्य का आश्रय होता है वो व्यक्ति। तो सादृश्याश्रयत्व संबंध से जो भी कोई धर्मी होगा तो उसमें वो विशेषण होगा जी। तो यहाँ पर चंद्रमा के का विशेष विशेषण भाव रूप संबंध सदृश पदार्थ में भाषित होता है। क्योंकि है पदार्थ पदार्थ है नान्वेति, तो दो पदार्थ न हो गए यहाँ चंद्र सदृशम कहने में चंद्र पदार्थ और सदृश पदार्थ। तो चंद्र रूप विशेषण की का संबंध सदृश पदार्थ में प्रतीत होता है। लेकिन जब मुखम चंद्र कहते हैं तो वहां चंद्र सदृश जो हुआ वो एक ही पदार्थ हुआ। तो एक पदार्थ में कोई संबंध की प्रतीति नहीं होगी क्योंकि चंद्र रूप एक ही पद है वहां पर और उसी पद का अर्थ है चंद्र सदृश। चंद्र सदृश एक ही पदार्थ है तो वहां पर संबंध की प्रतीति नहीं होगी क्योंकि पृथक पद उपस्थित स्थापित जो अर्थ होते हैं उन्हीं में संबंध की कल्पना होती है। आकांक्षा भाष्य हो जैसे हो तो पृथक पृथक पदार्थों से होती है। लेकिन तो कोई विशेष मतलब कि बोध में तो वैसा तो नहीं है ना। हाँ लेकिन चंद्रमा की एक जगह चंद्रमा में प्रकारता प्रतीत होती है तो वो शब्दोपस्थापित है, शब्दजन्य है। और यहाँ पर एक पदार्थ है तो एक पदार्थ होने के चलते वहां पर विशेष विशेषण भाव की प्रतीति नहीं होती। ये नियम अपन कैसे करें? जैसे लक्षण स्थलों में भी तो अपन एक पद उपस्थापित दो अर्थों के बीच में संबंध तो कहाँ? जैसे एक पद है गंगा पद, तो गंगा पद से गंगा प्रवाह का भी बोध हो रहा है और लक्षणा से तट का भी बोध हो रहा है और उसके गंगा पद से लक्षणा से उपस्थित पदार्थ एक ही है न तट। हाँ तो तट तो एक पदार्थ हुआ। नहीं तो तट और गंगा में तो संबंध की कल्पना ना कल्पना क्या, वो तो संबंध जो है सो वो तो कारण है तटबोध का, वो तो लक्षणे है। सामीप्य जो संबंध कर रहे हैं आप वो तो लक्षणा है ना और लक्षणा से जो उपस्थित अर्थ जो हुआ उसको लक्ष्य अर्थ कहेंगे। तो लक्ष्य पदार्थ जो है वो तो एक है। गुरु जी ये जो पूछ रहा है वो प्रश्न ऐसे हो सकता है जैसे घट पर सुना ना तो घटत्व समवाय का ज्ञान होता है, तीन में शक्ति है ना घटपल की, तो घटत्व लेकिन पदार्थ वो एक ही है। पदार्थ एक ही है। हाँ खंडशा शक्ति ऐसा मान करके उसकी प्रतीति करें लेकिन पदार्थ एक है तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से संबंध होता है। माने जो है पृथक वृत्तियों से उपस्थापित जो पृथक शब्दों के द्वारा उपस्थापित जो दो पदार्थ होंगे वही संबंध कल्पना, वही संबंध वाला शब्द प्रयोग। माने ये जो है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध जो होता है वो पृथक पद उपस्थापित रहते हैं। क्या कि जब हम धातु के हम खंडशा शक्ति मानते हैं, किसका धातु में खंडशा शक्ति मानते हैं ना प्राचीन वर्ग जी। हाँ फर और व्यापार में। हाँ तो फर और व्यापार में मुझे एक ही शक्ति से उपस्थित हो रहे हैं तो वहां पर उपस्थिति तो दो हो रही है ना। वृत्ति एक ही, वृत्ति एक हो लेकिन उपस्थिति तो दो हो रही है ना। तो पृथक उपस्थित है पदार्थ तो उनमें अन्वय का बोध होगा। लेकिन यहाँ उपस्थिति नहीं, यहाँ पर पृथक, यहाँ पर भी नहीं वहाँ वृत्ति का अर्थ उपस्थिति भी तो होनी चाहिए। हाँ पृथक उपस्थिति होनी चाहिए। और खंडशा शक्ति वाला में भी तो दोष बहुत दिखाया है, खंडन किया हाँ कि उद्देश्य विधेय भाव से अन्वय होने लगेगा तो ये होगा। हाँ तो वो दोष सब जगह है। अच्छा ठीक है। तो मुखम चंद्र इस स्थल में चंद्र प्रकारता सादृश्य में भाषित नहीं होती या सदृश में भाषित नहीं होती। हाँ चंद्र विशेषणता मुझे क्या कथने में माने अब ये शास्त्रीय व्यवस्था है ना
तो मुखम चंद्र जब आपको कहा तो सीधे चंद्र सदृश अखंड पदार्थ ही ज्ञात हुआ, तो चंद्र सदृश पदार्थ आपको ज्ञात होगा। उसमें कौन विशेषण है कौन विशेष्य है सो भेद नहीं, ये भेद की प्रतीति नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर भेद की प्रतीति होती है। हाँ, मतलब पृथक उपस्थिति नहीं है। चंद्र शब्द से चंद्रमा पृथक उपस्थापित होता है और सदृश पृथक उपस्थापित होता है, तो नहीं है। चंद्र में पद में रहने वाली लक्षणा चंद्र सदृश एक रूप एक उपस्थिति की जनक है। तो गुरुजी आप मतलब ये मानते हैं कि ये शब्द वाचक होते हैं, ऐसा मानते हैं कि सदृश किसमें? हाँ हाँ हाँ, एक पक्ष वाचक पक्ष भी वाचक भी पक्ष है और व्यंजक भी पक्ष है। ये भेद गुरुजी वाचक पक्ष में घटेगा किसमें? हाँ हाँ हाँ, तो वाचक पक्ष में घटे निरुक्तकार मानते हैं, ये जो है निरुक्त मानता है, न्याय वाला न्याय मानता है, न्याय मानता है। वाचक है। हाँ 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 साहित्यिक हाँ हाँ हाँ, वाचक पक्ष, वाचक पक्ष में घटेगा। अन्यथा बनेगा। हाँ, तो कहते हैं कि सदृश विशेषण चंद्र का संबंध की प्रतीति होगी चंद्र सदृशम मुखम, और सदृश विशेषण चंद्र के असंबंध हो की प्रतीति होगी मुखम चंद्र। तो सदृश विशेषण चंद्र संबंधा संबंधाभ्याम इति न वाच्यम, कि यही विशेष हुआ, भेद यही हुआ। भेद, हाँ, ये बोले भेदाभ्याम भेदा। क्या हुआ? कथम भेदा एवं भेदा, तो एवं भेदा। तब ये कहते हैं कि बोध के थोड़ा सा वैलक्षण्य मात्र से यदि आप पृथक अलंकार मान लेंगे तो बोधस्य वैलक्षण्य मात्रेण पृथक अलंकारतायाः असिद्धि। कहा क्यों? कि आपको मुखम चंद्र ईव कहते हैं, तो यहाँ ईव शब्द से केवल सादृश्य ही उपस्थित होता है, और चंद्र सदृशम मुखम कहने में सादृश्यवान की उपस्थिति होती है। तो बोध का तो वैलक्षण्य हो गया ना दोनों में। हाँ, एक जगह धर्म उपस्थित हो रहा है और एक जगह धर्मी उपस्थित हो रहा है। धर्मी उपस्थित हो रहा है। तो यहाँ पर चंद्र युवा मुखम में चंद्र प्रतियोगिक सादृश्याश्रया भिन्नम मुखम बोध होगा, या अभिन्न मत कीजिए कि चंद्र प्रतियोगिक सादृश्यवत मुखम, चंद्र प्रतियोगिक सादृश्य, क्योंकि सादृश्य युग का अर्थ सादृश्य ले लिए, तो वो आश्रयता संबंध से वो मुख्य पदार्थ में आश्रय में अन्वय हो जाता है। तो अभेद का भान यहाँ नहीं हो, अभेद का भान नहीं हो। और चंद्र सदृशम कह रहे हैं मुखम, तो वहां पर चंद्र सदृशा भिन्न मुखम ये बोध हो रहा है, वहां अभेद बोध हो रहा है, और यहाँ अभेद का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि ईव की शक्ति केवल धर्म मात्र में है। तब तो यहाँ आप दूसरा अलंकार मानिए, वहां दूसरा अलंकार मानिए, भेद तो करे नहीं बोलूं ना, तो उपमा अलंकार ही ना दोनों को कहते हैं। चंद्र सदृशम में रूपक है क्या? नहीं, रूपक नहीं। हाँ, तो दोनों को उपमा ही। एक में श्रौती और एक में अर्थी उपमा। केवल इतना ही नहीं, हम लोग अपने पास भी देखें बोल जाएगा। हाँ हाँ, वो नागेश भट्ट ये सब ने वैसा किया है। ईव को जो है सो द्योतक मान लेंगे। हाँ, द्योतक मान लेते हैं, तात्पर्य ग्राहक, हाँ वो अलग है, चंद्र पद ही बता देगा उतना। सादृश्य विशिष्टता चंद्रमा गांव के सादृश्य भी चंद्रमा के विशेषण क्या है? हाँ 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 और भी विशेष हाँ हाँ, वो अलग है। इसकी गुरु पर मर्म प्रकाश टीका जो है उसमें यही सब लिखते हैं नागेश भट्ट, जैसे कि है और भी ज्यादा विशेष समझ में। हाँ इसमें मैंने हाँ वो उस पक्ष में, लेकिन जिस पक्ष में विचार किया जा रहा है तो एक मत न्याय के भी मत में लें तो भेद है। तो दोनों को तो उपमा ही कहते हैं ना, केवल कह देते हैं हम श्रौती और आर्थी, कि
चंद्र युव मुखम में युव पद से सादृश्य की उपस्थिति होती है, इसलिए युव पद के श्रवण मात्र से सादृश्य रूप उपमा ज्ञात होती है, इसलिए है ये श्रौती। और चंद्र सदृशम मुखम में वहां पर जो है सदृश अर्थ की उपस्थिति होती है, और सदृश अर्थ के ज्ञान के बाद उसमें सादृश्य बोध होता है, तो अर्थ ही है। तो यहाँ पर भी तो पृथक ही, अन्यथा मुखम चंद्र इव इत्यत्र चंद्र सदृशम इति एतत् गतात् पृथक अलंकारता प्रत्यय। मतलब उपमा का तीसरा रूपक नहीं बोलता है। हाँ हाँ, माने दूसरा अलंकार होता है, कोई अलग ही सदृश अलंकार नाम दे दिया। लेकिन अलग अलंकार माना नहीं जाता, दोनों तो उपमा ही है। अब ये पूर्व पक्ष हो गई शंका। अब इसके तीन तीन समाधान वो देंगे, बड़ा लंबा चौड़ा करके। बहुत अच्छा है यहाँ। गुरु जी, वो तो राज्य स्तरीय के बाद में हो पाएगा ऐसा है? क्या